स्थिर विद्युत की लेक्चर सीरीज में कल है वो हमने 1.8 तक के उदाहरण है वो कर लिए थे, और इससे उन उदाहरणों से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन से आपको होमवर्क के तौर पर दिए थे। तो कुछ बच्चों ने है उन क्वेश्चंस को किया और भेजा, कुछ बच्चों के है वो क्वेश्चंस सही थे लेकिन कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स भी थी। तो आज मैं उन चारों क्वेश्चनों को यहाँ पर बताऊंगा और क्यों क्या क्या आपने मिस्टेक्स किए उनके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद में हम हमारे जो आगे के उदाहरण है वो कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया था, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल F न्यूटन है, इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल कितना होगा। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि एक निश्चित दूरी पर स्थित दो जो इलेक्ट्रॉन है, तो निश्चित दूरी मान लेते हैं हमारी R है, कोई सी भी दूरी मान लो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। निश्चित दूरी R पर स्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनके जो मध्य जो बल है वो आपका कितना बल है, F बल है। तो ये F बल हो गया। अब हमारे को बोला है कि यहाँ पर जो प्रोटॉन है उनको रखा गया है जो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है उससे आधी दूरी पर। कहने का मतलब अगर R है तो हमारी जो प्रोटॉन की मध्य दूरी कितनी होगी, R/2 हो जाएगी, R/2। अब यहाँ पर देखो, पहले तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है वो निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा, K कूलम्ब बल से। भाई यहाँ पर भी क्या होगा आपका, ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्या आपके सजातीय आवेश है, तो यहाँ पर एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। यहाँ पर भी प्रोटॉन सजातीय आवेश है, एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो यहाँ पर तो पहले निकाल लेते हैं कि F बराबर हो जाएगा K, और यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर Q1 Q2 की जगह आप सीधा लिख सकते हो E, तो कितना हो जाएगी E²/R²। इसी प्रकार से यहाँ पर आप बल निकाल लो FP, तो Fp आपका प्रोटॉन के मध्य जो बल लगेगा, प्रोटॉन के मध्य वो बल किसके बराबर होगा, K, और जो आवेश आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, Kp² नीचे क्या आ जाएगा, R/2 का होल स्क्वायर। अब आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश एक समान होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, एक समान होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और माइनस लगा देते हैं। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो यहाँ पर बस अंतर किसका होता है, माइनस और प्लस का अंतर होता है। आवेश का मान क्या होता है, परिमाण में क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर तो हम बलों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बलों में तुलना करनी है। तो बलों में जब भी हम तुलना करेंगे तो वहां पर चिन्ह लेने की हमारे को कोई जरूरत नहीं है वहां पर। तो यहाँ पर हम चिन्ह नहीं लेंगे, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के बराबर होगा आवेश में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को क्या कर देते थे, पहले भाग दे देते हैं यहाँ पर। तो F/Fp बराबर क्या हो जाएगा, पहले F वाला मान रखो, क्या हो जाएगा K, या तो E की जगह P रख दो या P की जगह E रख दो। मैं E की जगह P रख देता हूँ, तो P² नीचे क्या आ जाएगा, R²। जब इसका मान रखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इस प्रकार से कितना हो जाएगा, R/2 का होल स्क्वायर, या इस होल स्क्वायर को खोल दो तो कितना हो जाएगा, R²/4 नीचे चला जाएगा, और फिर से यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, Kp², ये वाला। अब यहाँ पे देखो Kp² से Kp² कैंसिल हो गया, R² से R² कैंसिल हो गया, मतलब F/Fp बराबर हो जाएगा 1/4। या फिर बोल सकते हो आप Fb उधर जाएगा तो यहाँ पर Fb बराबर हो जाएगा 4, ये 4F। कहने का मतलब प्रोटॉन के मध्य जो आपका बल होगा वो क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन के बल से कितना गुना ज्यादा लगेगा, 4 गुना ज्यादा है वो लगेगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 था आपका ये 5.0 × 10⁻⁸ कूलम्ब बिंदु आवेश से, एक बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश जिसका आवेश कितना है, 5 × 10⁻⁸ कूलम्ब, बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। के यहां से हमारे को क्या बतानी है, कोई बिंदु आवेश क्यों था, उसका मान ये था, उससे कितनी दूरी पर, एक दूरी बतानी है, उससे कितनी दूरी पर है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E वेक्टर है, वो आपको 450 वोल्ट पर मीटर होगा। ये हमारे को पूछा है, तो दूरी पूछी है हमारे को, दूरी हमारे को निकालनी है। तो सीधी सी आसान भाषा में बताऊं तो मैंने बताया था आपको यहाँ पर कूलम्ब का जो हमने नियम मतलब हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के बारे में। तब मैंने बताया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु पर, ये P बिंदु है जो R दूरी पर स्थित है, उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती थी वो कितनी आती थी, E वेक्टर, या E बराबर आता था आपका KQ/R²।
तो यही फॉर्मूला आप प्रयोग में लोगे। भाई क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि एक बिंदु आवेश, खुद नहीं बोल दिया उसने कि बिंदु आवेश है, और हमने पढ़ भी रखा है कि बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, KQ/R²। तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे ना, तो यहाँ पर E बराबर हो जाएगा KQ/R²। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, मान किसका निकालना है, R का मान निकालना है। तो देखो R² बराबर KQ अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा आपका E। तो यहाँ से R² बराबर K का मान रख दो, कितना आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q का मान रख दो, कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -8, और अपॉन E का मान कितना है 450। और ये देखो वोल्ट पर मीटर। भाई विद्युत क्षेत्र के दो मात्रक बताए थे ना, एक मात्रक तो कौन सा होता था, F/Q बराबर E। इसको हम मतलब यहाँ से हो जाता था न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर है, वो ऐसा ही मात्रक ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें मात्रक को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया 450। तो जब यहाँ से क्या करोगे आप, इनको जब कैलकुलेशन करोगे, आपने की भी होगी तो कैलकुलेशन करोगे, तो जो आपका R² आएगा वो जो सॉरी R जो R² आएगा वो आएगा 1 के बराबर। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सीधा कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से R² बराबर होना चाहिए, तो R बराबर जाएगा आपका +-1 और R बराबर कितना आ जाएगा +1। और में वो भी किस में आएगा, ऐसे मात्रा करके, तो किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो R का मान कितना आ गया 1 मीटर आ गया। और R पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि दूरी क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव या धनात्मक रहेगी। तो ये इस प्रकार से हमने कर लिया था। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, F/Q बराबर E, और यहाँ से E और Q का मान रख रहे हैं, F का मान निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन के अंदर देखो, आप ढंग से उनको अच्छे से पढ़ा करो। क्वेश्चन के अंदर बोला है आपको कि कितनी दूरी पर रखें, दूरी पूछिए ना, तो आपको दूरी निकालनी है। तो बिल्कुल आसान तरीके से आपके पास में ये क्वेश्चन हो गया, आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था कि जल का पेरावैद्युतांक 80 है, विद्युतशीलता कितनी होगी। जल का पेरावैद्युतांक, जल का पेरावैद्युतांक 80 है, विद्युतशीलता कितनी होगी। विद्युतशीलता किसकी पूछी है, विद्युतशीलता पूछी किसकी है, जल की पूछी है ना। विद्युतशीलता जल की पूछी है, इसका मतलब जो निर्वात होता है, निर्वात की विद्युतशीलता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन नोड से प्रदर्शित करते हैं। और जो माध्यम की विद्युतशीलता होती है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन m से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या जल माध्यम नहीं है, तो उसके लिए हमारे को एप्सिलॉन m चाहिए ना। और आपको क्या दे रखा है, पेरावैद्युतांक 80 दे रखा है। मैंने आपको पढ़ाया था अपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता, अपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता को ही पेरावैद्युतांक कहते हैं। वीडियो के अंदर मैंने वहां पर क्लियरली बोला था। तो आप अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप वापस से वीडियो जाकर देख लें, वहां से आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चंस में आप कहीं नहीं अटकोगे, बस थोड़ी सी आपको वहां पर दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर हमारे को देखो क्या पूछा है, इसने पूछा है कि एप्सिलॉन m है, उसका मान पूछा है कि एप्सिलॉन m चाहिए हमारे को यहाँ पर। तो यहाँ पर देख क्या रखा है, वो देखो हमारे को दे रखा है पेरावैद्युतांक, एप्सिलॉन r का मान दे रखा है, लिखा है आपको, लिखवाया हुआ है कि जो अपेक्षिक विद्युतशीलता होती है या सापेक्षिक विद्युतशीलता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पेरावैद्युतांक कहते हैं। तो एप्सिलॉन r बराबर हो जाएगा आपका 80 हो गया यहाँ पर। अब आपको एप्सिलॉन m पूछा है, तो आपके पास में मैंने फॉर्मूला बताया था कि F जो आपकी अपेक्षिक विद्युतशीलता है, पेरावैद्युतांक किसे कहते हैं, किसी भी माध्यम की जो विद्युतशीलता है, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात के सापेक्ष ज्ञात की जाती है, तो वही क्या कहलाती है, अपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। तो किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करना, तो वही क्या कहलाती है, आपकी अपेक्षिक विद्युतशीलता। और ये आपका फॉर्मूला आ गया था। तो फॉर्मूला आपको ऐसे लिखना था। कुछ बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले को थोड़ा सा उल्टा लिख दे रहे हैं, वहां पर एप्सिलॉन नोड ऊपर लिख दिया, जो एप्सिलॉन m है वो क्या पर लिख दिया, नीचे लिख दिया। तो ऐसे क्वेश्चन से वो गलत हो जाएंगे। आपको आपके फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल आपको पता होने चाहिए कि क्या कैसे फॉर्मूले हैं हमने वहां पर लिखे हैं या याद किए हैं, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाद की बात है वो तो क्या आप ये मान किस का रखो, अगर फॉर्मूला ऐसे नहीं रहेगा तो फिर मान रखे आपके मान कैसे आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एप्सिलॉन r बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नोड। अब यहाँ पर हमारे को मान किसका चाहिए, एप्सिलॉन m का मान चाहिए। बोला उसने जल का विद्युतशीलता कितनी होगी, जल की विद्युतशीलता कितनी होगी। जल क्या है, एक माध्यम है,
और निर्वात है, निर्वात की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट से बात करते हैं, और एप्सिलॉन आर होता है आपका मतलब अपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक। तो यहाँ पर तो आपका सीधा कंफर्म हो गया कि ये तो आपका एप्सिलॉन आर होगा। अब आपको एप्सिलॉन नॉट तो पूछ नहीं सकता क्योंकि निर्वात की विद्युतशीलता तो फिक्स रहती है, और एप्सिलॉन एम का ही मान पूछ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, आपको एप्सिलॉन एम निकालने, तो एप्सिलॉन एम किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। तो ये भी ध्यान रखना है, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पर। फिर एप्सिलॉन आर का मान रख दो, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब आप इसको जब सोल्व कर लोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो आपके पास में आंसर है वो आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना था। ये तो सबसे सिंपल था क्वेश्चन, मान सारे आपको दे रखे थे और आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना था और ये आपके यहाँ पर आंसर आ जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 था कि दो समरूप गोले जो समरूप थे इस प्रकार से, एक पर आवेश था +4Q और एक पर आवेश था -2Q। तो इनको एक समान दूरी पर रखा गया, R दूरी पर। तो यहां पर क्या होगा, इनको समान दूरी R पर रख दिया गया, एक दूरी थी R पर रख दिया गया, समरूप आवेशित गोले थे। अब इस पर एक आवेश हो गया +4Q, इस पर आवेश है -2Q। इनको क्या किया गया, पहले है वो क्या करवाया गया, इनको स्पर्श करवाया गया। तो मैंने आपको जो आवेशन की विधियां उनमें एक पढ़ाया था चालन द्वारा आवेशन। उस चालन द्वारा आवेशन मैंने बताया कि दो समरूप गोले हैं, उन समरूप गोलों को हम क्या करेंगे, पास में लाएंगे। तो उनमें आवेश क्या होगा, पहले तो क्या हो जाएगा, उनमें वहां पर जो बराबर हो जाएगा, फिर उनको अलग लेकर जाएंगे तो जो भी आवेश है वो क्या हो जाएगा, आपका अलग अलग बराबर भाग में वो बंट जाएगा वहां पर। तो वहां पर मैंने आपको अच्छे समझाया था। जैसे हम क्या करेंगे, इन दोनों को संपर्क में लाएंगे, पहले क्या कर लेते हैं, हम इस पर वो बल निकाल लेते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के मध्य बल लग कितना रहा है। तो यहाँ पर जब ये कंडीशन थी, यहाँ पर दो आवेश है हमारे पास में, दूरी है, तो हम गुलाम बल निकाल सकते हैं। तो गुलाम बल कितना होगा आपका, F बराबर हो जाएगा, इसको F1 दे दो नाम, तो F1 बराबर हो जाएगा आपका K, और कितना हो जाएगा, प्लस का 4Q है, और यहाँ पर कितना है, माइनस का 4Q। तो माइनस प्लस है वो आप एक बार छोड़ दो यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर बलों की बात कर रहे हैं, तो बल बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो प्लस का 4Q या फिर सीधा लिख दो, और 2Q अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, R²। तो यहाँ से F1 बराबर 4 × 2 कितना हो गया, 8Q अपॉन R²। ये आ गया आपका F1। अब बोला गया है कि इन दोनों गोलों को क्या करवाया, संपर्क में लाया गया। तो एक पर +4Q आवेश था, एक पर आवेश था -2Q। तो जब संपर्क में लाएंगे तो ये क्या होगा, +2Q क्या कर देगा, इस -2Q को क्या कर देगा, वहां पर उदासीन कर देगा। और यहाँ पर हमारे पास में आवेश कितना बचेगा, इन दोनों पर आवेश बचेगा +2Q। अब जैसे ही हम इनको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे भाई, संपर्क में लाए तब यहाँ पर +2Q आवेश बचा। अब जैसे अलग अलग करेंगे तो ये तो +2Q है, दोनों पर था एक साथ, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे अलग लेकर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवेश है वो क्या हो जाएगा आपका बराबर भाग में बंट जाएगा। मतलब इस पर कितना आ जाएगा, +1Q, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, +1Q। तो इस पर आ गया +1Q, और यहाँ पर भी +Q। अब इनके मध्य वो कितना बल लगेगा, तो यहाँ पर हम बल निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा F2 बल है, वो F2 बल कितना हो जाएगा, और इनके मध्य दूरी है वहां पर R, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला गया उतनी दूरी पर रख दिया, तो ये R दूरी होगी। तो यहाँ से आप मान रखो क्या हो जाएगा आपका, KQ अपॉन R²। F2 बराबर हो गया KQ² अपॉन R²। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये देखो सॉरी यहाँ पर Q² आएगा ना, यहाँ Q² हो गया। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप क्या रखो, इसको 8 को आप क्या कर दो, यहाँ पर नीचे भेज दो, ये वाला है। तो 1 और 2 से क्या करोगे, KQ² अपॉन R² और KQ² अपॉन R² दोनों क्या आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो बराबर कर दो यहाँ से समीकरण 1 व 2 से, F1 अपॉन 8 बराबर F2 हो गया। यहाँ पर इसका मतलब जो दोनों के मध्य बल लगेगा वो क्या लगेगा, पहले वाले के मध्य जो बल लग रहा था उसका 1/8 गुना है वो कम बल है वो, क्योंकि ये 8 गुना कम है वो बल लगेगा। तो ये बिल्कुल सीधा आसान था, मान रखने की जरूरत नहीं। जब भी तुलना करने के लिए बोले तब आप मान रखा करो मत ना वहां पर, क्योंकि रखने की वहां पर जरूरत नहीं पड़ी आपको। तो बस यहाँ पर तुलना करनी है कि उनके जो बल है वो कम ज्यादा वो कितने लग रहे हैं।
तो ये हमारे हो गए थे आज वो जो मैंने आपको होमवर्क दिया था 4 क्वेश्चंस है, उन चारों क्वेश्चंस का होमवर्क है वो आपको करवा दिया है यहाँ पर वापस है। तो अब है वो हम करेंगे हमारे उदाहरण है वो हमने जो 1.8 तक कर लिए थे, अब हमारा जो अगला उदाहरण रहेगा 1.9। तो 1.9 उदाहरण करते हैं। उदाहरण नंबर 1.9, उदाहरण नंबर 1.9 क्या है कि 9 इलेक्ट्रॉन तथा 4 इलेक्ट्रॉन बिंदु आवेश परस्पर 8 दूरी पर स्थित है। कि मतलब एक बिंदु है जिस पर आवेश है 9 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और 8 दूरी पर एक और बिंदु आवेश है जिस पर आवेश है 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक अन्य आवेश Q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखे कि संतुलन में रहे। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर बोला है, ये जो बोला है वो हमने लिख दिया। फिर बोला है कि एक तीसरा आवेश है वो कहां पर रखें, एक अन्य तीसरा आवेश कहां पर है। ये मिलाने वाली रेखा भी बोला है कि मिलाने वाली रेखा पर एक तीसरा आवेश कहां पर रखेगी। ये पूरा निकाय वो क्या क्या रहे आपका संतुलन में रहे। निकाय संतुलन में कब नहीं रहता है, जब बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है। एक ज्यादा खींचेगा एक कम खींचेगा तो क्या हो जाएगा, एक जगह पर है वो ज्यादा बल लगेगा तो निकाय संतुलित अवस्था में नहीं लगेगा। अगर कोई भी एक वस्तु है उसको इस साइड से भी एक बल समान बल से खींच रहे, इस साइड से बल समान बल से खींच रहे हैं, तब ये वस्तु कहां पर इधर इधर जा रही है कि नहीं जा रही, नहीं पर रहेगी ना। तो ये संतुलन की अवस्था। अगर मान लो एक से भी साइड में बल ज्यादा हो गया तो एक साइड में बल ज्यादा होते ही वस्तु क्या हो जाएगी, एक साइड में चली जाएगी, तो उसकी संतुलन की अवस्था नहीं रहेगी। तो यहाँ पर भी हमारे को क्या करना है, एक तीसरा कोई भी एक आवेश रखना है जो क्या रहे, जिसको रखने पर वहां पर ये जो निकाय पूरा या जो आवेश है वो क्या रहे आपका संतुलित रहे। इसका मतलब ये आवेश संतुलित आवेश के बारे में बोला है ना कि वे संतुलन में रहे। हाँ, तो आवेश के बारे में बोला है कि आवेश संतुलन में रहे। कौन रहे संतुलन में, आवेश। तो इसका मतलब आवेश कब संतुलन में रहेगा, ये मान लो आवेश है जब इस पर इस साइड में लगने वाला बल और इस साइड में लगने वाला बल दोनों बल अगर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो ये आवेश अपनी जगह से लेगा ही नहीं, यहीं पर रहेगा। इसका मतलब जो यहाँ पर इस साइड में बल लग रहा है और इस साइड में बल लग रहा है वो बल अगर हमारे को बराबर कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगी, संतुलन की स्थिति या संतुलन की अवस्था है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो इस Q आवेश पर ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर क्या लगेगा, लगाएगा बल, लगाएगा यहाँ पर, लगाएगा यहाँ पर बल। और जो ये 9 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इस पर इस प्रकार से बल लगाएगा। यहाँ पर ये 9 इलेक्ट्रॉन वाले का बल लग रहा है F9 इलेक्ट्रॉन, और ये लग रहा है आपका F4 इलेक्ट्रॉन के कारण। अब अगर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो ये दोनों बल लग रहे हैं उन दोनों बलों को अगर हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो बराबर करते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास में संतुलन की अवस्था है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों बलों को बराबर करते हैं कि F4 इलेक्ट्रॉन वो पहले आएगा किसके बराबर, वो कर लेते हैं यहाँ पर। तो F जो आपका पहले एक काम करते हैं यहाँ पर, पहले इसकी स्थिति याद कर लेते हैं कि ये पूरी दूरी तो आपकी R है, लेकिन हमारे को क्या करनी है कि कहां पर रखें कि वो संतुलन में रहेगी। इसका मतलब हमने ये भी पूछा है कि ये जो Q आवेश है वो कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं ये x दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, x। तो ये कितना होगा, R माइनस का x। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पहले इनके मध्य बल याद कर लेते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन और Q के मध्य बल। तो वो कैसा आएगा आपका, 9 इलेक्ट्रॉन और Q के मध्य बल है वो कैसा आएगा आपका, भाई ये 9 इलेक्ट्रॉन के कारण Q पर बल लग रहा है ना F9 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर F इसको हम 1 2 ले लेते हैं, यहाँ पर F1 2 ले लेते हैं, ये F1 हो गया, ये 2 हो गया। तो F1 किसके बराबर आएगा, K। Q कितना है आपका, एक तो Q है ही यहाँ पर, इनटू यहाँ पर कितना है 9 इलेक्ट्रॉन, तो ये 9 इलेक्ट्रॉन के बराबर ले लिया, अपॉन R स्क्वायर। तो मतलब बीच की दूरी R, बीच की दूरी कितनी x है, तो x का स्क्वायर। इसी प्रकार से F2 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी R माइनस x है, और यहाँ पर आवेश है आपका 4 इलेक्ट्रॉन इंटू Q अपॉन नीचे क्या आ जाएगा R माइनस x का होल स्क्वायर। अब संतुलन की अवस्था में क्या होगा, F1 बराबर F2। तो F1 F2 को बराबर कर दो, क्या हो जाएगा KQ इंटू 9E अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर K इंटू 4E इंटू Q अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो कट रहा है उसको काट दो, K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया, और उसको लिखते हैं बस आगे क्या हो जाएगा 9 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 4 बटा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड में क्या कर दो, वर्गमूल कर दो। तो वर्गमूल करते हैं, यहाँ पर वर्गमूल करोगे तो इसका 9 का वर्गमूल कितना होता है, रूट कितना होता है 9 का 3 होता है, और इसका रूट कितना हो जाएगा x हो जाएगा, इसका रूट कितना होगा 4 का 2 हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा R माइनस एक्स।
अब यहां से इसको क्या कर दो, वज्र गुणन करवा दो, कितना आ जाएगा 3r माइनस का 3x बराबर का 2x। तो यहां से कितना आ जाएगा 3x है यहाँ पर, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 3r, ये उस साइड भेज दो तो कितना आ जाएगा 5x और r बराबर आ गया 5/3x। पूछा क्या हमारे x पूछा ना, तो x निकाल दें यहाँ से, सॉरी x कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3/5r। और यही बोला है क्वेश्चन के अंदर कि दो आवेश थे, 9 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन के, उनके बीच में एक आवेश कहां पर, q आवेश कहां पर रखे कि वो संतुलन की अवस्था में रहे। तो हमने कोई भी हमारे को निकालना है, जैसे संतुलन की अवस्था निकालने, तो संतुलन की अवस्था के लिए यहाँ पर हमारे को किसको बराबर करना पड़ेगा, बलों को बराबर करना पड़ेगा। बलों को बराबर करेंगे तभी हमारे को वो कंडीशन मिलेगी जिससे वो संतुलन की अवस्था में आ जाए। उदाहरण नंबर 1.10, उदाहरण नंबर 1.10 क्या है कि दो q परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर रखे हैं। दो आवेश है जिनका परिमाण क्या है, q है, परिमाण क्या है, q है, दोनों आवेश परिमाण q है, इसका मतलब दोनों आवेश समान है। पर बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर रखे हैं, उनके मध्य बिंदु पर q परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है, उनके मध्य बिंदु पर q परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर बोला है कि दो आवेश है q जिनका परिमाण समान है, उनके मध्य बिंदु पर एक तीसरा आवेश q रखा जाता है और दोनों के मध्य दूरी कितनी दे रखी है, r दे रखी है। इसका मतलब ये मध्य बिंदु ये कितनी हो जाएगी आपकी r/2। क्वेश्चन के अंदर बोला है, हमने कुछ नहीं कहा यहाँ पर, क्वेश्चन ने बोला है कि मध्य बिंदु पर रखा है, पूरी दूरी कितनी होगी आपकी r हो गई। आगे क्या दिया है, इसका मान एवं प्रकृति क्या हो कि निकाय अधिकतम संतुलन या संपूर्ण निकाय संतुलन की अवस्था में है वो रे। के q का मान पूछा है, इस बार दूरी नहीं पूछी हमारे को, दूरी तो यहाँ पर सीधा दिख रही है r/2 पर है, r/2 पर है। हमारे को पूछा है कि यहाँ पर इस q का क्या मान, क्या प्रकृति होनी चाहिए और क्या मान होना चाहिए, ये पूरा जो निकाय है, इस बार पूरा निकाय पूछा है। पिछले वाले में केवल पूछा था कि q आवेश संतुलन में रहे, इस बार पूछा है कि पूरा निकाय संतुलन में रहना चाहिए, इसके लिए q का मान है वो क्या होना चाहिए, q का मान पूछा है। इस बार ये प्रकृति पूछी हमारे को, दोनों चीजें पूछी है, q का मान भी और प्रकृति पूछी है। तो हमारे को क्या करना है, यहाँ पर q का मान और प्रकृति दोनों निकालनी है यहाँ पर। तो देखो हम कैसे करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले अब हम कैसे निकाल सकते हैं संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, संतुलन की अवस्था कब होगी, वही बल वाली बात यहाँ पर हो जाएगी कि दोनों बल बराबर होने चाहिए, लेकिन कौन से बल बराबर होने चाहिए इस बार वो भी तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये बीच में जो q आवेश रहेगा, q आवेश तो यहाँ पर संतुलन की अवस्था में ही रहेगा, q आवेश है वो तो क्या रहेगा, संतुलन की अवस्था में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के रेखाओं के कुछ गुण, दो आवेश थे q, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखा है इसके कारण भी बिंदु मतलब प्लस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे बाहर निकलती है। तो कुछ इस प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, प्रतिकर्षित होती है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, मध्य बिंदु जो आपका P पॉइंट है इसके इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी, शून्य रहेगी। और विद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता शून्य होगी मतलब जो बीच वाला बिंदु है यहाँ पर कोई भी आवेश रखेंगे तो उस पर कोई भी बल नहीं लगेगा, इस इनकी वजह से यहाँ पर, क्योंकि उनका विद्युत क्षेत्र यहाँ पर नहीं आएगा तो बल कैसे लग सकता है। तो यहाँ पर तो कंफर्म हो गया कि जो q आवेश है उस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। तो हमारे को अब यहाँ पर क्या देखना है कि अभी भी संपूर्ण निकाय हमारा संतुलन की अवस्था में रहना चाहिए और q का परिमाण भी देखना है ताकि संपूर्ण निकाय उस संतुलन की अवस्था में रहे। तो यहाँ पर देखो इसको नाम देते हैं ए बी। तो हमारे को यहाँ पर कोई सा भी एक पॉइंट देना है और उस पॉइंट को हमारे को संतुलित करना है कि भाई संपूर्ण निकाय संतुलित अवस्था में होने मतलब इस q पर जो बल लग रहा है इसके कारण, क्योंकि ये q आवेश है तो इसके पास में विद्युत क्षेत्र होगा ना, तो ये q आवेश के कारण इस पर जो बल लग रहा है, इस q के कारण इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, लेकिन इस q के कारण इस पर बल लग रहा है यहाँ पर। तो हमारे को इसी पर या इस पर, इन दोनों पर हमारे को वो संतुलन की स्थिति प्राप्त करनी है ताकि वहां पर जो निकाय है पूरा पूरा क्या रहे, संतुलन की अवस्था में रहे। कहने का मतलब इस q का इतना मान हो, q का इतना मान हो कि इसका विद्युत क्षेत्र है वो यहां तक पहुंचे नहीं और विद्युत क्षेत्र यहां तक नहीं पहुंचेगा तो ये q है वो इस पर बल ही नहीं लगा पाएगा इन दोनों पर, और इन दोनों पर बल नहीं लगा पाएगा तो हमारा पूरा निकाय या पूरा जो भी यहाँ पर रहेगा निकाय रहेगा वो क्या रहेगा, आपका संतुलन की अवस्था में रहेगा। तो हमारे को क्या करना है, इन पर बल चेक करना है कि ए या बी पर किसी एक पर देख लो कि इन पर जो बल है वो क्या होना चाहिए, आपका बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इस q पर। तो q पर कौन कौन सा बल लग रहा है, ये कोई सा भी ले लो, q पर कौन कौन सा बल लग रहा है। एक तो बल आपका लगेगा
कौन सा बल लगेगा? एक तो बल लगेगा आपका ये Q के कारण इस पर बल लगेगा, एक इस A के कारण है इस पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो इस पर जो बल लग रहा है, इस पर कौन कौन सा बल लग रहा है आपका? एक तो लग रहा है आपका Q के कारण, तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं FQ बराबर होना चाहिए FQQ, FQ ये लिख लेते भाई FQQ बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? या ऐसे मान सकते हो कि यहाँ पर FQQ प्लस, असल में हम बराबर नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो बिंदु B है उस पर जो टोटल जो आपका बल है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। पिछले वाला जो क्वेश्चन गया था उसमें भी हमारे को टोटल बल शून्य करना था, लेकिन वहां पर जब हम बराबर में लेकर जाएंगे तो वहां पर माइनस आएगा, फिर भी वहां पर हम बलों की वहां पर केवल दूरी निकाल रहे थे, तो वहां पर हमारे को प्लस माइनस रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर क्यू की प्रकृति पूछ रही। तो यहाँ पर प्लस माइनस है वो यहाँ पर आवश्यक है, प्लस माइनस है वो कितना आएगा या कितना नहीं आएगा, तो उसके लिए हमारे को यहाँ पर प्लस माइनस रखना पड़ेगा। तो एक तो बल लग रहा है इस पर FQQ और एक बल ये लग जाएगा आपका FQQ। ये दोनों, इन दोनों का मान क्या होना चाहिए? आपका शून्य होना चाहिए। तो यहाँ से इन दोनों का मान शून्य करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? FQQ बराबर FQQ, वो भी माइनस का। अब यहाँ पर देखो मान रखो इनका, पहले देख लेते हैं FQ, इनके मध्य की दूरी r/2 और इनके मध्य गुलाम बल कितना लगेगा? दो आवेश है Q और Q, उनके मध्य की दूरी r/2, तो गुलाम बल लगेगा आपका KQ इंटू Q अपॉन r/2 का होल स्क्वायर बराबर। अब क्या हो जाएगा? FQQ मतलब इन दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है वो कितनी r है, तो दोनों आवेशों के मध्य गुलाम बल कितना लगेगा? KQ स्क्वायर, दोनों समान है तो Q स्क्वायर कर देता हूं, अपॉन क्या जाएगा? r स्क्वायर। अब देखो कैसे K कैंसिल हो गया, एक Q से एक Q कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बचा आपका? Q बराबर, Q का मान निकालना है, यहाँ पर माइनस भी तो था ना, ये वाला जो प्लस साइड में लेकर गए थे, तो ये माइनस आ गया। अब यहाँ पर देखो r/2 का उस साइड में लेकर जाओ, r/2 का और स्क्वायर उस साइड में लेकर जाओ, स्क्वायर बोल दो, r स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा? 4, और ऊपर क्या था? Q था, और नीचे क्या था आपका? r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब Q बराबर आ गया माइनस का Q/4। तो ये आपका Q का मान आ गया। और Q की प्रकृति क्या है? ऋणात्मक प्रकृति का आवेश होना चाहिए, और Q का मान कितना होना चाहिए? जो यहाँ पर जो आवेश रखे हैं A और B पर, उसका 1/4 गुना यहाँ पर होना चाहिए, तभी ये पूरा निकाय वो आपका क्या रहेगा? संतुलन की अवस्था में रहेगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे को पूछा था, दो आवेश रख दिए थे और उनके मध्य है कोई एक तीसरा आवेश रखा था, और वो तीसरा आवेश है वो खुद संतुलन की अवस्था में रहना चाहिए। और पिछले वाले क्वेश्चन में देख सकते हो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए वहां पर दोनों अलग अलग आवेश थे, इसलिए यहाँ पर बल तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन समान परिमाण का आवेश हो गया। समान परिमाण के होने की वजह से मध्य बिंदु पर तो कोई आवेश है वो मतलब विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, और विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो वहां पर कोई बल ही नहीं लगेगा। इसके लिए मतलब यहाँ पर Q पर तो कोई बल लगने वाला ही नहीं है, इसका मतलब Q तो संतुलित है। अब हमारे को संतुलित किसको करना है? संतुलित करना है इस Q को और इस Q को। तो ये Q है वो किस किस की वजह से परेशान हो रहा है यहाँ पर? एक तो इस Q की वजह से, तो क्योंकि ये भी Q क्या कर रहा है? इस पर बल लगा रहा है, और एक इस Q की वजह से परेशान हो रहा है। इसका मतलब हमारे को एक ऐसी कंडीशन लाना है कि इसकी वजह से जो परेशानी हो रही है उसको वो भी खत्म हो जाए, और इसकी वजह से जो मतलब परेशानी आ रही है वो भी खत्म हो जाए। तो यहाँ पर Q का मान अगर -Q/4 होगा तो इसके कारण जो भी विद्युत क्षेत्र आएगा उसको भी ये कुछ भाग तक नष्ट कर देगा, क्योंकि ये प्लस Q है ये माइनस Q है, तो प्लस माइनस Q से क्या हो जाएगा? प्लस Q से माइनस Q वाली कुछ विद्युत क्षेत्र वैसे ही घट जाएगी, और इसका मान है वो माइनस का Q/4 है, इसलिए यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये जो B बिंदु है वो आपका स्थायी रहेगा, और B बिंदु स्थायी, तो वैसे ही आपका A बिंदु स्थायी हो गया, और पूरा निकाय आपका क्या आ गया? संतुलन की अवस्था में आ गया। तो बस हमने यहाँ पर इस B पॉइंट पर जो भी हमारा बल लग रहा था उस बल का मान 0 कर दिया, फिर बराबर किया। यहाँ पर हमने देखो माइनस रखा था, क्यों रखा था? क्योंकि यहाँ पर हमारे को प्रकृति की आवश्यकता थी, इसलिए। अगर प्रकृति नहीं पूछी होती तो यहाँ पर माइनस रखते तो उससे कोई अंतर नहीं होता। माइनस रखो चाहे मत रखो, जब भी तुलना करते हो तो वहां रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुलना करनी हमारे को देखना कौन ज्यादा कौन कम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रकृति पूछ ली इसलिए हमें यहाँ पर रखना पड़ा। तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 1.10। अब देखो अगला उदाहरण करते हैं, उदाहरण नंबर 1.11। 1.11 क्या है? 1.11 चार समान आवेश प्रत्येक दो, बीच में जगह है ना तो वहां पर माइक्रो आएगा। चार समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलम का एक्स एक्स पर स्थित है। ये क्रम से 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। तो मान लो यहाँ पर इस प्रकार से
आपका मूल बिंदु है ये यहाँ पर, और ये आपकी एक्स एक्स है। क्या क्या बोला है, 4 समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलम का। ठीक है, हमारे पास में 4 आवेश से प्रत्येक 2 माइक्रोकूलम के हैं और एक्स एक्स में रखे हैं। कहाँ पर रखे हैं, उनकी दूरी क्या है, एक तो 0 सेंटीमीटर, इसका मतलब एक आवेश तो यहाँ पर रखा है और एक आवेश यहाँ पर रखा है आपका, उसको कुछ भी नाम दे दो, Q1 दे दो, वो कितने का, 2 माइक्रोकूलम का, क्योंकि इसके अंदर बोला गया है। फिर वहां से कितनी दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी एक दूसरा आवेश Q2 रोका गया है 2 माइक्रोकूलम का। फिर कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर कितना हो गया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, तो ये दूरी होगी आपकी 4 सेंटीमीटर, कहने का मतलब ये दूरी होगी आपकी 2, तभी तो हो जाएगा 4 आराम से। तो ये Q3 लगा है, ये भी 2 माइक्रोकूलम का। फिर आगे 6 है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये Q4 आ गया जो 2 माइक्रोकूलम का। अब पूछ है क्या है वो देखो, 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। ये 2 सेंटीमीटर पर है, वो क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है, और बल तो लगेगा ही लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, ये एक आवेश है, ये आवेश है, आवेश है, आवेश है, सारे आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे पर बल लगेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो Q2 आवेश है, सबकी क्या प्रकृति एक ही है, तो पहले यहाँ पर हमारे को चेक करना है कि Q2 पर कितना परिणामी बल लग रहा है। तो Q2 पर परिणामी बल निकालने के लिए हमने बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था कि किसी एक आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों का क्या होता है, सदिश योग होता है। तो कहने का मतलब हमारे Q3, Q4 और Q1 के कारण जो बल लग रहा है उसको मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर Q2 की बल पर बात करते हैं, Q2 पर कितना परिणामी बल होगा, तो Q3 के कारण जो बल होगा, ये दोनों आवेश समान है, इसका मतलब Q3 क्या करेगा, प्लस पर है, इसको क्या करेगा, इस साइड में क्या करेगा, धक्का देगा, इस साइड में बल लगाएगा, इसका मतलब Q3 है वो इस प्रकार से बल लगा रहा है यहाँ पर, तो ये FQ3 के कारण। और इसकी अगर दिशा बोल दे तो ये देखो दिशा क्या होती है, एक्स एक्स है ये, तो ये होगी आपकी आई कैप होती है, तो इस साइड में क्या हो जाएगी, माइनस का आई कैप। तो अब दिशा भी लगा सकते हो यहाँ पर, और लगानी भी है आपको। अब यहाँ पर देखो Q3 के कारण आ गया आपका बल इस साइड में लग जाएगा, Q4 के कारण भी बल है उस साइड में लगेगा, क्योंकि ये प्लस है, Q4 भी इसको ऐसे प्रतिकर्षित करेगा, तो यहाँ पर इस साइड में बल कौन सा लगेगा आपका, FQ4, और इसकी भी दिशा माइनस आई कैप की तरफ होगी। अब यहाँ पर देखो इसकी दिशा Q1 की दिशा, तो Q1 के कारण किस पर साइड बल लग रहा है, तो Q1 Q2 पर क्या करेगा, उस साइड में बल लगेगा, क्योंकि प्रतिकर्षित करना है यहाँ पर, तो इस साइड में बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा, FQ1, तो इसकी दिशा किस साइड में होगी, आई के मतलब एक्स एक्स की दिशा में होगी। अब यहाँ पर ये तो हमने देख लिया भाई Q4 Q3 Q1 कैसे बल लगा रहे हैं। अब यहाँ पर Q2 पर परिणामी बल देखते हैं, तो Q2 पर परिणामी बल, तो Q2 पर परिणामी बल किस किस के बराबर होगा, FQ1 प्लस FQ3 प्लस FQ4 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या फिर परिणामी 0 के बराबर क्या, परिणामी बल के बराबर हो जाएगा, F वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे को Q1 Q3 और Q4 का मान चाहिए, तो यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे, F वेक्टर हमारा परिणामी बल है, तो F वेक्टर बराबर पहले FQ1, तो Q1 के कारण Q2 पर बल, Q1 के कारण Q2 पर बल, 2 आवेश है, इन 2 आवेशों के मध्य बल कैसे निकालेंगे, गुलाम बल से, वही 2 आवेश से Q1 Q2 उनके मध्य बल निकालना है, तो 2 आवेश Q1 Q2 है, तो यहाँ पर बल कैसे निकलेगा, K Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, दोनों के मध्य की दूरी है 2 सेंटीमीटर, कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ पर देखो प्लस Q3, तो यहाँ पर दिशा भी दर्शाओ यहाँ पर, क्योंकि अगर F वेक्टर दिशा है तो यहाँ पर दिशा कौन साइड में होगी, आई कैप साइड में होगी, तो ये हो गया आपका आई कैप, और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा FQ3, तो Q3 के कारण इस साइड में लग रहा है, तो यहाँ पर देखो ये बल लग रहा है ना, ये Q3 इस Q2 पर ऐसे बल लग रहा है, तो इन दोनों के मध्य बल हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर बल हमारा निकलेगा कि Q1 Q3 Q2 Q3 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे कितने आ जाएगा, कितनी दूरी है, ये 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी कितनी दूरी है 2 के, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, और ये कौन सी दिशा में आपका, माइनस आई कैप दिशा में, तो ये माइनस का आई कैप, क्योंकि यहाँ पर F वेक्टर लगाया इसलिए हमें यहाँ पर निकालना भी पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अब आगे देखो कितना कौन सा है FQ4, तो FQ4 मतलब ये Q4 के कारण Q2 पर इनके मध्य दूरी कितनी है, ये आपकी कितनी थी 2 सेंटीमीटर थी ना, क्योंकि यहाँ से मूल बिंदु पर आवेश था, उससे यहाँ पर 6 सेंटीमीटर थी, तो ये सबको 2 दे रखी है, 2 4 और ये 6 होगी यहाँ पर, तो इनके मध्य की दूरी कितनी होगी, 2 और 2 कितनी होगी, 4 होगी, इसका मतलब नीचे दूरी तो आ गई 4,
अब यहाँ पर Q जो आपका बल आएगा वो क्या आएगा, Q2 Q4 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और इसकी भी दिशा Q4 की बल की दिशा होगी वो भी इस साइड में होगी, मतलब माइनस आई कैप के साइड में होगी। अब यहाँ पर हमारे पास में मान है सबके, एफ वेक्टर बराबर k q1 q2, तो यहाँ पर k का मान रख दो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू यहाँ पर q1 q2 का मान रखो, q1 का मान कितना है 2 माइक्रो मतलब पहले उसको ऐसा बदलना पड़ेगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा माइनस का 6, और अपॉन यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा हमारे को, इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा ना, सॉरी इसको मीटर में बदलना पड़ेगा ना, 2 को 2 सेंटीमीटर दे रखा है, 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो कितना आएगा 2 इंटू 1/100 मीटर, तो यह आ जाएगा आपका मीटर में, तो यहाँ पर मान रख दो 2 इंटू 1/100 का होल स्क्वायर। अब इसका जो मान आ रहा है वो मान क्या आ रहा है, आई के बना, तो इसका जो मान आ रहा है वो मान कितना आ रहा है, देख लेता हूं फटाफट में, हाँ कितना आ रहा है इसका मान आ रहा है वो आपका आ रहा है 90 आई के, मतलब मान इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा 90 आएगा, वो हमने सोल्व कर लिया यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं कर सकता मैंने आपको बता दिया, आई के दिशा में हो गया प्लस का। अब यहाँ पर मान रखो कितना आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q2 का मान कितना है, वही सबका मान सेम ही है, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, इसी प्रकार से Q का मान 2 इंटू माइनस 10 की पावर माइनस 6 अपॉन यहाँ पर क्या होगा, उसको पहले किस में बदल लो आप, सेंटीमीटर बदल लो, तो वही आएगा 2 बटा कितने का 100 का होल स्क्वायर, ये कर दिया। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर मान रख दो, और यहाँ पर भी ये माइनस का आई कैप आएगा, माइनस का आई कैप, और इसका मान कितना आ रहा है प्लस का, इसका मान आ रहा है Q कौन सा आपका 3 है ना, तो Q3 के कारण कितना आ रहा है माइनस का 90 आई कैप, ठीक है, ये माइनस का आ गया दिशा आ गई इस वजह से, और इसका मान आपका आ रहा है और यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/100 है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, उसका मान आ रहा है आपका माइनस का 10 आई कैप। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो सीधा कैंसिल हो रहा है, और तो आपका जो एफ वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा माइनस का 10 आई कैप न्यूटन के बराबर, ये आपकी दिशा आ गई। जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं की है, ठीक है, तो आप अच्छे से यहाँ पर कर लेना, इनको कैलकुलेशन बता दिया मैंने कि क्या क्या तरीका आपको काम में लेना है। तो ये आ गया हमारा किस पर बल आ गया, ये आ गया Q2 पर बल, किसके कारण Q1 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण। यहाँ पर दिशा भी आपको रखनी पड़ेगी, परिणाम ही निकालना है ना, सदिश योग क्या होना चाहिए, सदिश योग होना चाहिए। सदिश का मतलब सदिश में क्या आती है, दिशा आती है, तो इसीलिए तो हम विद्यार्थी बोलते हैं कि सदिश योग होना चाहिए, तो वहां पर दिशा भी हमारे को साथ में रखनी है, तभी वहां पर क्या होगा सदिश योग होगा। ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 1.11। अब करते हैं उदाहरण नंबर 1.12। उदाहरण नंबर 1.12 क्या है, उदाहरण नंबर 1.12 के 4 समान आवेश प्रत्येक Q का मान, मतलब 4 आवेश है जिनका प्रत्येक का जो मान क्या है Q है, ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर। तो ये हमारे पास में एक वर्ग है, चार आवेश वो कहां पर रखे गए हैं, वर्ग के कोनों पर रखे गए, वर्ग के कोनों पर स्थित है। यहाँ पर Q आवेश है, यहाँ पर भी Q आवेश है, यहाँ पर भी Q है, और इनकी भुजा कितनी है वर्ग की A है, चारों भुजाएं क्या, अब A होगी 2 A होगी तो चारों A होगी। प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण परिणामी बल ज्ञात कीजिए। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया है कि प्रत्येक आवेश पर शेष जो भी आवेश है उनके कारण वो बल ज्ञात करना है। कूलाम बल लग रहा है, यहाँ पर कोई अलग बल नहीं लग रहा है, एक आवेश होगा दूसरा आवेश होगा, उन दोनों के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण होगा, तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल हम किसके माध्यम से निकालते हैं, कूलाम बल के माध्यम से निकालते हैं, और सीधा सा फॉर्मूला है हमारे पास में कि Q1 Q2 अपॉन R, इसको बस मान रखना होता है हमारे को वहां पर। तो यहाँ पर देखो हम किसी एक को मान लेते हैं कि भाई हमारे को कोई एक आवेश ले लेते हैं जिस पर सभी आवेश कारण बल ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ज्ञात कर लो। अब आप बुक के अंदर ये देखा तो हम ये इस साइड वाला ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो इस Q पर हम बल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस Q के कारण ज्ञात करते हैं। तो इस Q के कारण है, मान लेते हैं ये पहली स्थिति है, ये दूसरी है, ये यहाँ पर तीसरी स्थिति है,
ठीक है, इसी कारण हम बल निकालते हैं। तो इस पहले आवेश के कारण बल किस साइड में लगेगा, ये देखो Q है, ये Q है, दोनों समान आवेश है। ये Q क्या करेगा, इस पर इस साइड में क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो यहाँ पर इस साइड में लग रहा है आपका F1 वेक्टर या F1 बल लग रहा है आपका, F1 वेक्टर लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर इसके कारण तो लग गया 1 नंबर स्थिति वाले, 30 नंबर वाली स्थिति किस पर लगेगा आपका, इसका लगेगा इस प्रकार से। ये इसको मान लेते हैं, ये आपकी चौथी स्थिति, ये तीसरी और ये दूसरी, और यहाँ पर पहली स्थिति होगी। तो पहली स्थिति में हमें F1 बल निकालना है, F1 बल हमारे को निकालना है। तो ये हो गया आपका F2। अब यहाँ पर F4, यहाँ पर नीचे क्या लग जाएगा आपका, F4 बल लग जाएगा। सीधी सी बात है, दो आवेश होंगे दोनों, ये Q क्या करेगा, इस Q को नीचे की साइड में ऐसे क्या करेगा, बल लगेगा। अब यहाँ पर देखो ये आवेश, तो पहले तो यहाँ पर हम एक इस प्रकार से विकर्ण खींच लेते हैं। तो ये क्या करेगा, Q आवेश क्या करेगा, इस Q पर क्या लगेगा, इस साइड में बल लगेगा। और इस साइड में बल लगेगा ना, ये तो ये इसकी इस प्रकार से यहाँ पर रेखा, ये अक्ष है यहाँ पर, तो ये ऐसे बल लगेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है आपका, F3 वेक्टर। ओके, अब हमारे को क्या करना है, ये देखो हमारे को 3 बल मिल गए, एक तो F2 लग रहा है, एक F4 लग रहा है, एक F3 लग रहा है। तो हमारे को क्या करना है, कैसे भी करके क्या करना है, इनको क्या करना है, परिणामी बल निकालना है, मतलब F1 का मान निकालना है। तो F1 का मान निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, मतलब ये जो F4 F2 है या F3 है, वो सारे क्या होने चाहिए, एक ही क्रिया रेखा में होने चाहिए, तभी वहां पर परिणामी बल निकल सकता है ना। और मान लो कोई एक ऐसे बल लग रहा है, एक ऐसे बल लगा रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि परिणामी कितना लग रहा है। तो परिणामी निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, उनको एक ही स्थिति में रखना पड़ता है ना, तभी हम वहां पर क्या पता कर सकते हैं कि कौन कितना बल लगा रहा है, तभी वहां पर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे को एक दिशा में रखना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये पूरा कोण होता है आपका 90, ये विकिरण बनाती है, तो ये हो गया आपका 45, ये भी कितना हो गया, 45 हो गया, ये तो वर्ग है, आपको पता होना चाहिए। तो ये 45, ये 45। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो कोण है, ये वाले कोण की क्या शीर्षोन्मुख कोण है, मतलब ये भी 45 डिग्री कोण हो गया। ये वाला शीर्षोन्मुख कोण है, तो ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, ये 45 कर दिया, तो इस F4 के क्या ले लो, आप घटक ले लो। थीटा की दिशा में घटक कौन सा हो जाएगा, F4 cos 45, और थीटा की विपरीत दिशा में, थीटा की विपरीत दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, F4 sin 45। अब इसके भी घटक ले लो, इस साइड में कौन सा हो जाएगा बल, F2 cos 45, और इस साइड में कौन सा घटक हो जाएगा आपका, इस साइड में घटक हो जाएगा F2 sin 45। अब देखो F2 F4 का मान बराबर होगा, क्योंकि दोनों का आवेश क्या है, बराबर है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, दूरी भी बराबर, इसलिए F2 F4 को क्या कर देगा, विपरीत है, एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब हमारे को अगर F1 चाहिए तो F1 है वो किसके बराबर होगा, F1 वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, F3 वेक्टर प्लस F2 cos 45 डिग्री प्लस F4 cos 45 डिग्री। ये कौन सा है, F3 है, ठीक है, ये F2 हो गया। अब यहाँ पर देखो F1 वेक्टर बराबर F3 कितना है, F3 कितना है, तो F3 बल किसके कारण लग रहा है, F3 बल लग रहा है इन दोनों आवेशों के कारण लग रहा है। तो यहाँ पर मान रख देते हैं, यहाँ पर कूलॉम के नियम से KQ, ऐसे तो लिख देता हूँ KQ² अपॉन दूरी, ये दूरी चाहिए हमारे को, ये दूरी नहीं है ना हमारे पास में, ये दूरी तो है A है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी A है, ये दूरी कौन सी है आपकी A है। यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, एक समकोण बन रहा है ना, ये देखो 90 का समकोण बन रहा है, तो इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो दूरी है हमारी वो किसके बराबर आएगी, आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार कौन सा है, ये रहा आधार, तो मतलब A का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब वापस से इसका स्क्वायर, और यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर। तो 2A स्क्वायर यहाँ पर लिख देता हूँ, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 2A स्क्वायर का रूट, और यहाँ से क्या हो जाएगा, A स्क्वायर का रूट बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 2A। तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी आपकी रूट 2A का होल स्क्वायर, F3 ये वाली दूरी। अब यहाँ पर देखो प्लस करके F2 का मान रखो, F2 का मान कितना होगा, F2 कौन सा, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा आपका A स्क्वायर और cos 45। तो cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2 प्लस का, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका F4 का मान भी KQ स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा A स्क्वायर, ये रहा F4, ये F4 रहा,
इन ये आवेश और ये आवेश इनके मध्य बल लग रहा है, तो ये दूरी कितनी है आपकी ए है, तो गुलाम बल यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास में। और cos 45 है, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। अब देखो आगे F1 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा KQ²/√2a²। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हटाओ तो क्या आ जाएगा आपका KQ²। तो सब के बाहर ले लो, यहाँ पर सब में कॉमन आ रहा है, अंदर क्या क्या आ रहा है यहाँ पर √2 मतलब इसका हटाओगे, और a² में भी सब में कॉमन आ रहा है, तो a² भी बाहर आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर बचेगा क्या, इसका a का स्क्वायर हो गया तो इसलिए बाहर आ गया, और √2 का स्क्वायर हो गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा प्लस का, यहाँ पर क्या बचेगा 1/√2। तो यह आ गया 1/√2 प्लस का 1/√2। ये भी कितना आ गया 1/√2। अब देखो यहाँ पर F1 वेक्टर बराबर KQ²/a²। इसका मान कितना आएगा बताओ, वैसे ले लो कितना आ जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा, इसको सीधा लिख लेता ना, ये कितना हो जाएगा 2 × 1/√2, और इसको ऊपर नीचे √2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा √2, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दो ताकि नीचे √2 खत्म हो जाए, तो ये 2 से 2 बन जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कहने का मतलब ऊपर बचेगा आपका √2, तो 1/2 प्लस का √2, ये वैसे आप कर सकते हो आसानी से। और अब इसको निकालो कितना आ जाएगा F1 वेक्टर बराबर KQ²/a², और इसका लेसे ले लो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस का 2√2 आ गया, और ये आ गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण नंबर 1 पॉइंट है वो 12 कर लिया, बिल्कुल आसान तरीके से किया है। यहाँ पर बस घटक लेने हैं आपको, और घटक लेते ही आपको बस यहाँ पर आगे सोल्व करना है और आपके आंसर है वो आ जाएंगे। तो अब उदाहरण करते हैं, उदाहरण नंबर 1.13। उदाहरण नंबर 1.13 क्या है, 4 माइक्रोकुलाम के अनंत आवेश, 4 माइक्रोकुलाम के बहुत सारे आवेश हैं, 4 माइक्रोकुलाम के अनंत आवेश x अक्ष पर क्रम से 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर पर रखे हैं। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर रखे 1 कूलाम आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। कि 4 माइक्रोकुलाम के बहुत सारे अनंत आवेश है जो कहां पर रखे हैं, x अक्ष पर रखे हैं। तो ये मान लो आपकी होगी x अक्ष, मूल बिंदु पर एक आवेश रखा है जो बोला गया है कितने का है 1 कूलाम का है। तो यहाँ पर है Q बराबर 1 कूलाम, जिसको Q नोड मान लेते हैं, वो Q नोड आपका है। फिर यहाँ पर जो 4 माइक्रोकुलाम के वो कहां पर रखे हैं, 1 मीटर पर रखा है, तो ये हो गया आपका 4 माइक्रोकुलाम का, ये Q1 हो गया, ये यहाँ पर भी फिर से 4 माइक्रोकुलाम, ये Q2 हो गया। ऐसे करते करते कितने आवेश रखे हैं आपके यहाँ से Qn तक आवेश है वो रखे गए हैं, जो सभी क्या है कि उन पर आवेश कितना है 4 माइक्रोकुलाम। इन आवेशों का मूल बिंदु पर रखे 1 कूलाम आवेश पर बल ज्ञात करना है। तो इस पर आपको क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। तो इस पर तो बल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर बल लगाएगा कौन कौन, Q1 लगाएगा, Q2 लगाएगा, Q3 लगाएगा, Q4 लगाएगा, Q5 लगाएगा, और यहाँ से करते करते कौन लगाएगा, कितने तक लगेंगे, Qn तक लगेंगे। तो हमारे को केवल Q नोड पर निकालना है कि Q नोड पर कौन कौन मतलब बल है वो लगा रहा है। ठीक है, वैसे हम यहाँ पर Q नोड पर बल मतलब ऐसा नहीं Q नोड Q1 पर नहीं लगाएगा, लगाएगा, लेकिन हमारे को यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, बोला गया है कि आपको केवल Q नोड पर ही वो बल ज्ञात करना है। तो हमारे को Q नोड पर ही बल है वो निकालना है। तो Q नोड पर बल हमारे कैसे या कैसे निकलेगा, देखो ये Q1 क्या करेगा, Q नोड पर इस साइड में बल लगाएगा, वो मान लेते हैं F1 वेक्टर हो गया, जिसकी दिशा किस साइड में होगी, माइनस आई कैप की दिशा में होगी। फिर इसी प्रकार से आपका इस साइड में कौन लगेगा, F2 वेक्टर लगेगा। इसे करते करते आपके यहाँ पर सारे कौन से बल लगेंगे, इसी साइड में लगेंगे, क्योंकि Q1 भी Q2 है, वो दोनों सजातीय आवेश है। देखो यहाँ पर माइनस नहीं दे रखा है ना, तो प्लस दे रखा है, तो सजातीय आवेश। तो Q1 क्या करेगा, Q1 Q2 को ऐसे प्रतिकर्षित करेगा, तो F1 वेक्टर भी इस दिशा में लगेगा, Q2 भी क्या करेगा, Q नोड को इस दिशा में मतलब प्रतिकर्षित करेगा। तो ये सारे आपके बल इसी साइड में लगने वाले हैं, और वो भी कौन सी दिशा में, माइनस आई कैप की दिशा में। तो यहाँ पर अगर हमारे को मूल बिंदु पर परिणामी बल, तो मूल बिंदु पर परिणामी बल है वो कितना लगेगा आपका, इन सब आवेशों का मान लेते हैं मूल बिंदु परिणामी बल F वेक्टर, वो किसके बराबर होगा, F1 वेक्टर माइनस का आई कैप प्लस का F2 वेक्टर माइनस का आई कैप, और प्लस ऐसे करते करते कहां तक, Fn वेक्टर माइनस का आई कैप। अब मान रख दो सबका F वेक्टर बराबर, मान रखो इसका F1 का इनके मध्य की दूरी कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है दूरी, कितनी है 1 मीटर, ये कितनी होगी
सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की Q3 की दे रखी है आपको 4 मीटर, और ये ऐसे करते करते आपको Q4 की दे रखी है 8 मीटर। तो वो हम रखते जाएंगे, ये दे रखी है ना 8 मीटर तक दे रखी है। अब देखो यहाँ पर F1 का मान निकालो, तो F1 का मान यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा आपका Q1 का मान कितना है 4, तो 4 इंटू माइक्रोकूलम 10⁻⁶ इंटू यहाँ पर कितना 1 है, और अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपकी दूरी, इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर आगे निकालो तो आगे भी क्या आएगा आपका सेम ये आएगा K इंटू 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, कितनी दूरी है इन दोनों को 2 मीटर का, 2 का स्क्वायर, और ऐसे करते करते आपके आगे चल रहा है। तो इसको देखो आप कैसे लिखते हैं, F वेक्टर बराबर, ये देखो सब में कॉमन आएगा, तो इसको यहाँ पर आप कॉमन कर लो, तो K 4 इंटू 10⁻⁶ तो कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर अंदर क्या बच गया 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ऐसे करते हैं यहाँ पर आगे क्या आएगा 1/ कितने का 3 का सॉरी 4 का स्क्वायर है ना, 1/4 का स्क्वायर और प्लस 1/8 का स्क्वायर प्लस, ऐसे करते करते आपके आगे तक चलता जा रहा है। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, K इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁶, ये हो जाएगा 1/1 की पावर 1 स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1/ कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 1/ यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ऐसे करते करते आगे चल रहा है। तो ये क्या बन गई आपकी, ये बन गई आपकी गुणोत्तर श्रेणी। क्या बन गई, गुणोत्तर श्रेणी। मैथ के अंदर आती है गुणोत्तर मतलब श्रेणी आती है। तो ये आपके देखो 1 का स्क्वायर, इसका पहला पद क्या हो गया आपका, ये हो गया 1/1 हो गया, और सार्व अंतर कितने का आ रहा है, सब में कितने का आ रहा है 1/4 का है, वो क्या आ रहा है आपका सार्व अंतर आ रहा है। ये मैथ वाले स्टूडेंट को पता होगा, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर ध्यान रख लेना कि यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी। अब यहाँ पर तो पढ़ा नहीं सकते यहाँ पर क्या क्या गुणोत्तर श्रेणी बनी है। पहला पद है, ये पहला पद उसको पहला पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, पहला पद ए बराबर हो गया आपका 1, और सार्व अंतर मतलब अंतर कितना है, सॉरी सार्व अनुपात, क्या भूल गया, सार्व अनुपात। तो सार्व अनुपात वो कितना होगा आपका, सार्व अनुपात रहेगा आपका 1/4 का। सार्व अनुपात करोगे तो सब में कितना आएगा 1/4 1/4 1/4, इससे सार्व अनुपात आएगा। अनुपात करके देख लो, सब में 1/4 ही आएगा एक दूसरे का, तो सार्व अनुपात आ गया 1/4। अब यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी के लिए इतने पद है, तो इन पदों को सबको जोड़ने के लिए यहाँ पर एक सीधा सा फॉर्मूला हमारे पास में है, और वो फॉर्मूला क्या है, A/1 - का R, सभी पदों को जोड़ने के लिए फॉर्मूला। तो ये मैथ वाले स्टूडेंट के लिए तो आसान रहेगा, बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा सा कठिन रहेगा। तो आप इसको ऐसे समझ लेना कि पहला पद ये हो गया, सार्व अनुपात बोलना है, ठीक है, सार्व अंतर बोल देता है, सार्व अनुपात होता है तो गुणोत्तर श्रेणी में। तो यहाँ पर सार्व अनुपात करके देख लो, सब में करोगे तो यहाँ पर 1/4 आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा 1/4, अनुपात करके दोगे तो 1/4 ही आएगा। और यहाँ पर इन सब पदों का योग आप कैसे लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, F वेक्टर बराबर K इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁶, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर A का मान तो 1 है, और 1/1/4। अब यहाँ पर देखो आगे F वेक्टर बराबर, ये सब की दिशा है वो कौन सी दिशा में, -i दिशा में है ना, तो -i रख दो। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, K इंटू 4 इंटू 10⁻⁶, इसके कितने आ जाएंगे, जैसे ये कितना हो जाएगा, 1 में से 1/4 घटाओ कितने बचेंगे 3/4, मतलब ऊपर कितना आ जाएगा 4/3, और ये कितना आ जाएगा माइनस का i रख दो यहाँ पर। तो ये आ गया वेक्टर बराबर K इंटू यहाँ पर 4 कितना हो गया 16 हो गया, 16/3, और इंटू 10⁻⁻⁶, और माइनस का i K का मान रख देना, और f का मान आपके पास में आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारा उदाहरण हो गया, उदाहरण नंबर 1.13। तो आज हमने कुछ उदाहरण किए थे, और कुछ मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आगे के जो उदाहरण है उनको हम अगली कक्षा में पूरी तरीके से पूरे उनको करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप इनको अच्छे से वो अध्ययन कर रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है। पहले आप वो सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए, आपको फॉर्मूले अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस को कर पाते हो, नहीं तो कर नहीं पाओगे। और जो जो चीजें आपके क्वेश्चन के अंदर दे रखी है उनको आप पहले लिख लो, और फिर वहां पर आप क्या पूछिए उनको लिखो, और फिर आपका क्वेश्चन है उसको आप सोल्व करोगे, तो आपकी गलती होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे।